हेलो एवरीवन। देखिए टॉपिक हमारे पास है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। देखिए शहरी और आवास और शहरी मंत्रालयों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने 31 दिसंबर 2019 को पहले और दूसरे, याद रखिएगा, पहले और दूसरे तिमाही के परिणामों की घोषणा कर दी है। और यहाँ पे क्या है कि 2020 में इंदौर जो है मध्य प्रदेश देश के 4000, इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 4000 निकायों में जो है वो शीर्ष पर रहे। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अप्रैल से जून 2019 में 10 लाख की आबादी वाले शहरों की बात कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो श्रेणी है उसमें शीर्ष 3 जो है, पहली तिमाही में शीर्ष 3 कौन कौन है? इंदौर, भोपाल और सूरत। तो एमपी से 2 हैं, इंदौर और भोपाल, और गुजरात से सूरत। ठीक है, ये जो है फर्स्ट 3 में है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 का आयोजन 3 तिमाहियों अर्थात जून, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर और अक्टूबर दिसंबर 2019 में किया गया। 3 तिमाही थे, पहली और दूसरी तिमाही के रिपोर्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी तिमाही जो है उसमें जो है पहली तिमाही में कौन कौन है? इंदौर, भोपाल और जो है आपका सूरत। ठीक है, इसमें प्रत्येक तिमाही के लिए 2000 अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। रैंकिंग 2 श्रेणियों में विभाजित की गई है। पहली श्रेणी 1 लाख और उससे ऊपर आबादी वाले शहर, पहली श्रेणी में क्या 1 लाख और उससे ऊपर आबादी वाले शहर, और 2 उप श्रेणियां हैं इसमें, 1 से 10 लाख और आबादी वाले शहर तथा दूसरे में 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहर। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, इसमें 5 जोन अर्थात उत्तर पूर्व, उत्तर जो है आपका दक्षिण और पश्चिम, ये जो है 5 जोन में विभाजित किया गया है इनको। ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये 5 जोन है। पश्चिम बंगाल द्वारा इस सर्वेक्षण में हिस्सा न लेने के कारण कोलकाता में 2 तिमाहियों में 49 बड़े शहरों की रैंकिंग जो है सबसे नीचे रहा। तो पश्चिम बंगाल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है और कोलकाता दोनों तिमाहियों में 49 बड़े देशों की रैंकिंग में सबसे जो है नीचे पे रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र देखते हैं पहली और दूसरी तिमाही में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र, तो मैंने पहली तिमाही में क्या बताया था? इंदौर जो है मध्य प्रदेश में, भोपाल है, ठीक है, और फिर आपके सूरत। तो ये 3 जो है हमारे पहली तिमाही में। दूसरी तिमाही में भी इंदौर पहले पे है और दूसरे नंबर पे राजकोट आ जा रहा है गुजरात का, और नवी मुंबई। ध्यान रखिएगा, पहली तिमाही में इंदौर, भोपाल और सूरत। दूसरी तिमाही में 10 लाख से ही अधिक वाला दोनों ही तिमाही है। दूसरी तिमाही में इंदौर, राजकोट और आपका नवी मुंबई। ठीक है, ये हो गया। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाला देख लेते हैं। तो 1 से 10 लाख की आबादी में जो पहली तिमाही है उसमें जमशेदपुर झारखंड का, दिल्ली जो है NDMC है हमारा, और खरगोन मध्य प्रदेश। तो खरगोन भी इसमें तीसरे नंबर पे है। तो देखिए जमशेदपुर फर्स्ट पे है और आपका नई दिल्ली, NDMC और खरगोन। ठीक है, और जो है 1 लाख से 10 लाख की जो आबादी वाला है, इसकी पहली तिमाही में जमशेदपुर है, नई दिल्ली, NDMC और खरगोन है। दूसरी तिमाही में जमशेदपुर ही है, ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र और खरगोन मध्य प्रदेश। तो मतलब पहला और तीसरा स्थान दोनों तिमाहियों में सेम है। यहाँ पे नई दिल्ली NDMC है और यहाँ पे चंद्रपुर महाराष्ट्र आ जा रहा है। ठीक है, छावनी बोर्ड में अगर देख लें तो जो पहली तिमाही है उसमें सेंट थॉमस माउंट, ठीक है, सेंट थॉमस माउंट कैंट तमिलनाडु का, और दूसरी तिमाही में पहले स्थान पे है दिल्ली कैंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। पहली तिमाही में कौन है? तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट कैंट, और दूसरी तिमाही में कैंट जो है दिल्ली का। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले तो है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले, और दूसरा है 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले। जो 10 लाख से हमारे अधिक आबादी वाले हैं उनका क्या है? 2 तिमाहियों में का रिपोर्ट आ गया है। फर्स्ट तिमाही में कौन कौन सा है? आपका इंदौर है, भोपाल है, और कौन सा है तीसरे नंबर पे? इंदौर, भोपाल और सूरत। ठीक है, दूसरी तिमाही में कौन है? इंदौर, राजकोट और नवी मुंबई। इंदौर, राजकोट और नवी मुंबई। अब 1 लाख से अधिक आबादी वाला देखते हैं। जमशेदपुर, नई दिल्ली, NDMC और खरगोन। वहां पे भी जमशेदपुर है लेकिन राजकोट चंद्रपुर आ रहा है दूसरे नंबर पे, और खरगोन तीसरे नंबर पे। छावनी की बात करें तो सेंट थॉमस जो माउंट कैंट है तमिलनाडु में, वो पहली तिमाही पे, और दूसरी तिमाही पे दिल्ली कैंट है। ठीक है, GSAT-30 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 17 जनवरी 2020 को भारत के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह GSAT-30। तो ये भारत का सबसे ताकतवर संचार उपग्रह है GSAT-30। फ्रेंच गुआना से कोरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन
5B251, कौन सा एरियन 5B251 प्रक्षेपण वाहन से सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, कौन सा एरियन 5B251 से किया गया। यह वर्ष 2020 का इसरो का पहला मिशन था और इसका उपग्रह इस उपग्रह के प्रक्षेपण से इंटरनेट की गति की बढ़ने की साथ ही मोबाइल का नेटवर्क भी जो है क्या होगा, जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, विस्तार होगा, इम्प्रूव होगा और इसका उद्देश्य संचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, वेट देख लेते हैं। 3357 किलोग्राम वजनी GSAT-30 कितना है, 3357 33 जो है 157 किलो जो ग्राम वजनी GSAT-30 उपग्रह का कार्यकाल 15 वर्ष का है। ठीक है, ये इनसैट 4A का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी, इनसैट 4A का स्थान लेगी GSAT-30। हाँ, अब देखिए GSAT-30 को प्रक्षेपण के बाद भू स्थिर कक्षा में भू तुल्यकालिक कक्षा GSO में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह खाड़ी के देशों के साथ साथ अधिकांश एशियाई देशों में एवं ऑस्ट्रेलिया के संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, तो कहाँ पे, एशियाई देशों में, खाड़ी के साथ साथ अधिकांश मैक्सिमम जो एशियाई देश है हमारे, ऑस्ट्रेलिया में संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। GSAT-30 भारत का 24वां उपग्रह है। 24वां ऐसा उपग्रह जिसने एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से को प्रक्षेपित किया गया। तो ये 24वां है जिसको एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र भुवनेश्वर में। ठीक है, कचरे से ऊर्जा, ये कहाँ पे है, पहला सरकारी संयंत्र भुवनेश्वर में जो है स्थापित किया गया है। तो किसने किया है, भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भुवनेश्वर के मानचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, भुवनेश्वर के कहाँ पे, मानचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संगठन की स्थापना कर दी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 1.79 करोड़ की लागत है। लागत वगैरह आपको नहीं जानना है। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह संयंत्र पेटेंट कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है जिससे पॉलीक्रैक कहते हैं। ठीक है, कौन सा प्रयोग करता है, पेटेंट कृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रैक। तो पॉलीक्रैक हम इसको, यह एक क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न तरह के जो कचरे हैं उनको हाइड्रोकार्बन, जो पॉलीक्रैक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो कचरे होते हैं, जो गार्बेज है, उनको हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में बदला जा सकता है। ठीक है, यह तकनीकी लाइट डीजल तेल के रूप में ऊर्जा उत्पादन करेगा जिसका प्रयोग भट्टियां जलाने में किया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट डीजल तेल के रूप में जो है ऊर्जा उत्पादन में इसका जो है ऊर्जा उत्पादन करेगा जिसका भट्टियों में यूज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल निर्माण मणिपुर में। तो मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा जो है जो पुल है उसका निर्माण किया गया है। देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की निर्माण इकाई मणिपुर ने कहाँ पे, देख लीजिए, तामेंगलोंग जिले में आयरिंग नदी पर, कहाँ पे, तामेंगलोंग जिले में आयरिंग नदी पर 33 मंजिला इमारत के बराबर 100 मीटर लंबे भारत के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रहा है। 283.5 करोड़, कितना, 283.5 करोड़ रुपए की लागत के जो है से निर्माणाधीन है। ये 111 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, जिसमें जिरीबाम तुपुल इम्फाल की नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ क्या है, ये तामेंगलोंग जिले में आयरिंग नदी पर है ये। ठीक है, क्या है ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। निर्माण हो रहा है कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखिए इसमें और क्या है, इस मार्ग में कुल 47 सुरंगें होंगी और जिसमें सबसे लंबी सुरंग 10.28 किलोमीटर की होगी। 47 सुरंग होंगी टोटल इसमें, और जो सबसे लंबी होगी वो 10.28 किलोमीटर की होगी। पुल के खंभों को हाइड्रोलिक के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसे स्टील गर्डर का निर्माण कार्यशाला में किया जा रहा है जिससे बाद में कैरी लीवर की सहायता से वहां स्थापित किया जा सके। तो ये क्या है, ये देखिए विश्व के सबसे ऊंचे पिलर ब्रिज, यह पुल जो है इसके निर्माण के बाद जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पिलर ब्रिज है, यूरोपियन कंट्री बेलग्रेड बार रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, 139 है ना,
की रिकॉर्ड को तोड़ देगा और विश्व का सबसे ऊंचा जो है आपका ब्रिज बन जाएगा, पिलर ब्रिज बन जाएगा, जो 141 मीटर ऊंचा होगा, 141 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है 111 किलोमीटर लंबे, ये जो हमारा ये पुल था 111 किलोमीटर लंबे, कौन से, जिरीबाम तुपुल इम्फाल की नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा होगा। ठीक है, 111 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो हमारा पुल होगा 141 किलोमीटर का जो है ऊंचा पुल होगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी के नीचे निर्माणाधीन देश की पहली अंडर वाटर जो है मेट्रो परियोजना कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। याद रखिएगा कि पहली अंडर वाटर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगी, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है ये, और प्रतिदिन लगभग, अब ये सब इसमें जो है जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। देखिए, इस परियोजना का 74% हिस्सा जो है भारतीय रेलवे, 74% जो हिस्सा है वो भारतीय रेलवे के पास, तथा 26% है वो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय के पास है। ठीक है, आवासीय और शहरी मंत्रालय के पास है। ऐतिहासिक बोडो समझौता के बारे में देखते हैं। असम के बोडो इलाके में स्थायी शांति के लिए केंद्र ने असम सरकार व 3 मुख्य जो विद्रोही गुट है उनके साथ त्रिपक्षीय जो है वार्ता समझौता किया 27 जनवरी 2020 में। तब किया 27 जनवरी 2020 को किया है। अब इस समझौते में क्या है कि कोई गुट अलग बोडो राज्य की मांग नहीं करेगा। क्या है, अब कोई गुट अलग बोडो राज्य की मांग नहीं करेगा। इसके साथ ही असम में के खतरनाक उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, के 4 जो है गुटों को 1550 विद्रोहियों ने 30 जनवरी 2020 को आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1550 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब समझौते में क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हथियार डालने वाले विद्रोहियों को क्या करेगी, जो विद्रोही हथियार डाल रहे हैं उनके लिए पुनर्वास और जो है विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने की उपस्थिति में NDFB, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। किसने किसने किया है? NDFB, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष नेताओं ने समझौता कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग और असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण के समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने असम के CM सर्बानंद सोनोवाल ने गवाह के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब क्या है कि देखिए ABSU जो है 1972 से अलग बोडोलैंड के लिए आवेदन, वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। बोडो समझौते के कुछ दिन पूर्व ही भारत ने दशकों पुराने मिजोरम त्रिपुरा के बीच ब्रू आदिवासी मामले का समाधान कर उन्हें स्थायी तौर पर त्रिपुरा में बसने का समझौता किया। तो देखिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, बोडो समझौता भी हुआ है, और वहीं पे जो है त्रिपुरा जो है मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जो आदिवासी थे उनको जो है सेटल करने का जो है बात की गई है त्रिपुरा में। तो ये जो है समाधान भी हुआ है। बोडो समझौते के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके पुनर्निवासन के लिए 3 साल तक प्रतिवर्ष 250 से 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, अब जो नौजवान है वहां पे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस में विशेष भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। और जो आंदोलन में मारे गए विद्रोहियों के परिजन को 5-5 लाख रुपए दान देने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब जघन्य अपराधों के मामले में मौजूदा कानून के तहत केस जो है समीक्षा केस जो है उसकी समीक्षा की जाएगी जो जघन्य अपराध में लिप्त थे। ठीक है, अब देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल, नाम बदलकर इसका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया। इसके पास ज्यादा विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियां होंगी। ठीक है, अब हमारा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची, कौन सी? संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है आयोग गठित होगा जो बोडो बाहुल क्षेत्रों को BTR में शामिल कर क्षेत्र का परिसीमन करेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। असम बोडो भाषा को राज्य की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी। जो असम बोडो जो है भाषा होगी उसको राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी और बोडो
के स्कूलों हेतु तो एक अलग निदेशालय की स्थापना करेगी। अब देखिए ब्रू रियांग ऐतिहासिक समझौता देख लेते हैं। 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में सरकार तथा ब्रू जो प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जो ब्रू रियांग क्षेत्र में जो त्रिपुरा में स्थायी रूप से बस सकेंगे, उसमें उन लोग कहाँ पे बसा दिया जाएगा, त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसा दिया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रू रियांग शरणार्थियों की 23 वर्षीय पुरानी समस्या में मिजोरम जो है 1997 में जातीय तनाव और उसमें जो है उस समय उत्पन्न हुई करीब 30,000 सदस्यों के साथ 5,000 ब्रू परिवारों ने राज्य जो भाग के वहां से त्रिपुरा में शरण ले ली थी। ठीक है, तो उनका जो है जातीय तनाव था आपस में और बहुत सारे 30,000 सदस्य के साथ 5,000 ब्रू परिवारों ने जो है वहां पलायन करके त्रिपुरा में आ गए थे वो लोग, और उनको उत्तरी त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रखा गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस समय जो विस्थापित जनजातियों की समस्या लगातार जो है बनी हुई थी, 2010 में भी जो उसके बाद भी ब्रू रियांग के पुनर्वास का कुछ प्रयास किया गया था, लेकिन 5,000 परिवारों में से करीब 1,600 परिवार को मिजोरम वापस भेज दिया गया। तो केंद्र सरकार ने त्रिपुरा व मिजोरम की सरकारों की सहायता जो है की पहल की है, और इस पहल में 3 जुलाई 2018 को सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या था कि इन परिवारों को दी जाने वाली जो सहायता है वो बढ़ा दी गई और 1369 जो हम 1369 सदस्य के साथ 328 और परिवार जो है मिजोरम वो वापस लौट आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है कि अब इसमें देखिए इसके बाद क्या है कि अधिकांश जो ब्रूवासी हैं एक ऐसा समाधान चाहते थे जिससे वो त्रिपुरा में स्थायी रूप से बस सके। उनका मानना था कि वो राज्य में अधिक सुरक्षित है त्रिपुरा में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जनजातीय अनुसंधान व सांस्कृतिक संस्थान त्रिपुरा के अनुसार राज्य में रियांग दूसरी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी है कौन सी? त्रिपुरा के अनुसार रियांग दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है और उसे भारत के 75 आदिम जनजातियों में एक के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रू को ही अनेक स्थानों में रियांग व ब्रू रियांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए रियांग म्यांमार के शान राज्य से आए थे। तो रियांग कहाँ से आए थे? म्यांमार के शान राज्य से जो आए थे, उसके बाद चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए त्रिपुरा चले गए। अब एक अन्य समूह था जो 18वीं शताब्दी के दौरान असम और मिजोरम के रास्ते त्रिपुरा आ गया। ठीक है, अब संस्थान का ये कहना है कि रियांग की जो आबादी है वो 1.88 लाख है और ये 2 प्रमुख कुटुंब मेस्का और मोलसोई में बटे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 कुटुंब में बटे हैं? मेस्का और मोलसोई में बटे हुए हैं। ठीक है, ये खाना बदोश आदिवासी हैं। ठीक है, वॉन्डरर्स हैं और इनकी जो है संख्या पहाड़ में जो है कौन सी खेती करती है? झूम की खेती करते हैं। ठीक है, पहाड़ में झूम की खेती ये लोग करते हैं और इनकी भाषा कौन सी है? कोबरू। कौन सी भाषा है? कोबरू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये कौन सा संप्रदाय फॉलो करते हैं? वैष्णव समुदाय फॉलो करते हैं। ठीक है, वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। इनकी जीवन और संस्कृति के बहुत सारे सांस्कृतिक पहलू हैं। इनके सबसे लोकप्रिय जो है नृत्य है वो क्या है? होजागिरी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि होजागिरी नृत्य किस क्या है। तो होजागिरी नृत्य जो है इनके सबसे लोकप्रिय नृत्यों में है। ठीक है, जिसे बांसुरी की मधुर धुन के साथ किया जाता है। अब देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जो हैं, बिप्लब कुमार देव मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष हिम्मत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देव वर्मा और ब्रू प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये सारे इसमें जो है वो हुई हैं। तो देखिए इसमें यही है कि 2 वर्ष के लिए मुफ्त राशन, अपना घर बनाने के लिए 1200 वर्ग फीट का आवासीय प्लांट और 1.5 लाख जो है रुपए दिए जाएंगे, ताकि ये जो है क्या कर सके, वो किसी एक जगह जो है अपना घर बना सके, जो है वो रख सके। और ये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जिनको ये नकदी है वो दी जाएगी। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत सरकार 600 करोड़ रुपए हैं उनकी आर्थिक मदद करेगी। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन तेजस। तो पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन है तेजस। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली 4 अक्टूबर 2019 को देश की पहली प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दिया और ये लखनऊ जंक्शन से रवाना किया है। कहाँ से? लखनऊ जंक्शन से रवाना किया इसको।
यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन है, पहली जो है निजी क्षेत्र की ट्रेन है। इसका संचालन पूर्ण रूप से IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कर रही है, इससे जिसे भारत सरकार ने तेजस लीज पर दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने जिसे लीज पर दिया है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या जो है 00501 है और यह ट्रेन कानपुर और गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस कहाँ से? कानपुर और गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली तक ये जाएगी। ठीक है, अब देखिए देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी ने 1 सितंबर 2019 को, कब? 1 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली, कौन सा? आंध्र प्रदेश का चेरलोपल्ली में और रापुरू, कहाँ पे? चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग देशवासियों को समर्पित कर दिया है। ठीक है, अब जो है ये सुरंग की जो लंबाई है वो 6.7 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई अगर देखें तो जो है रेल स्तर की छत जो है 6.5 मीटर ऊंची है और संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई 5.2 मीटर है। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं जानना है। रेल जो देश की पहली विद्युतीकृत जो सुरंग है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करते हुए घोड़े की नाल के आकार में बनाया गया। तो कौन सा जो है जो हमारा पहला विद्युतीकृत सुरंग है वो कौन सा? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है, NATM का प्रयोग करते हुए घोड़े के नाल के आकार का जो है बनाया गया इसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।